हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो आज हमारा एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 20 है। ठीक है, इस पार्ट में आज हम लोग सेल वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। सेल के कॉम्बिनेशंस, लाइक उसकी ग्रुपिंग, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया था। जो सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मतलब आपके ग्राफ थे, वो ग्राफ हम लोगों ने कवर कर लिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं सेल की ग्रुपिंग के ऊपर बेस्ड, कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ आया अगर सेल की ग्रुपिंग से क्वेश्चन तो उसी से पूछा जाएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बाकी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। उसके बाद 21 से जो लेक्चर हमारे आएंगे, है ना, 4-5 लेक्चर के आसपास अप्रॉक्सीमेट आएंगे ना, ऐसे मान के चलो। तो उन लेक्चर्स में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, लाइक मीटर ब्रिज है और पोटेंशियोमीटर है, उनके एप्लीकेशंस भी हैं, तो सारे कुछ हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, टू सेल्स ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब ये आपके पास दो सेल्स हैं, अलग अलग EMF है, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस है। इनको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया, एक बार पैरेलल में। What should be the external resistance in the circuit so that the current through the resistance be same in the two cases? पूछा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना करंट हो उतना ही करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी हो, और कौन से केस में ज़्यादा हीट डेवलप होगी ये भी पूछा है। ये तो बहुत आसान है भाई, करंट तो दोनों में सेम बोल दिया उसने, अब रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है पैरेलल की कंपैरिजन में। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारा हीट लॉस भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि H= आपको पता है ना, I²RT होता है। तो भाई I तो दोनों में सेम है, तो क्या बचा हमारे पास, R बचा। तो जिसका R ज़्यादा वहाँ पे हीट भी ज़्यादा, R ज़्यादा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए हीट भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ज़्यादा लूज होगी। तो वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो सेकंड वाला केस है वो तो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है फर्स्ट वाले केस की। अब यहाँ पे दो सेल्स बना लेते हैं और कहानी शुरू करते हैं। पहला सेल जो मेरे पास है इस तरह से कुछ है ना, इसकी वैल्यू लिख लेंगे कितना कितना EMF है। दूसरा सेल, हाँ जी, पहले सेल का EMF 1 वोल्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है। ठीक है भाई, EMF कितना है उसका, 1 वोल्ट है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका, 2 ओम का है। दूसरे वाले सेल का जो EMF है वो 2 वोल्ट का है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 ओम का है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब इन दोनों सेल्स को एक एक करके पहले तो इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, कुछ करंट फ्लो होगी, फिर पैरेलल में कनेक्ट करना है, फिर कुछ करंट फ्लो होगी, और दोनों करंट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको लगाना है, तो एक एक करके दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करना शुरू करते हैं। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट निकालनी है तो उससे पहले तुम्हें टोटल EMF निकालना पड़ेगा ना, बिना उसकी करंट आनेगी ही नहीं। याद करो, आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होती है वो क्या होती है, दोनों EMF को डायरेक्टली ऐड कर दो। सिंपल सी बात, एक 1 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट है, कितना आ गया, 3 वोल्ट EMF हो गया मेरे पास। इसी तरह से आगे R निकालो, तो R इक्विवेलेंट, सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो वो भी कितना हो गया, 3 ओम हो गया। अब इसके साथ ही मैं करंट लिख दूंगा आराम से, तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, भाई ये जो है ना इसको R ओम मान लिया, प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल जितना भी आया है, तो I=, हाँ जी, I कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन का है तो IS लिख देना। तो IS=, हाँ जी, कितना है हमारे पास EMF, 3 वोल्ट का हमारे पास EMF है। ठीक है, वोल्ट वगैरह मत लिखो चाहे, तो 3 अपॉन में R कितना है नहीं पता, प्लस R इक्विवेलेंट कितना है, 3 है। तो ये मेरे पास जो है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डिज़ाइन हो गई। इतनी बात समझ में आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में मैंने अपनी पहली इक्वेशन डिज़ाइन कर ली। अब इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो भैया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी से आगे चला लेना फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF निकालना इतना आसान नहीं होता, या इतना डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला याद होना चाहिए, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो अच्छे से। इक्वल टू में वैल्यू रख लो, E1 की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है। ठीक है भाई, तो इस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, इतनी जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास 1 आ गया। तो E1 R2 की मल्टीप्लाई करी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 1 आ गया। E2 R1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आया, 5/3। तो यहाँ से आया 5/3 वोल्ट। ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट EMF आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर उन दोनों सेल को लगाएंगे तो।
ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट भी निकालिए। वो कैसे निकाला करते थे, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 पैरेलल में, ये तो फॉर्मूला था हमारे पास। R1 R2 एक 1 ओम का एक 2 ओम का है, ठीक है, ऐसे 1 प्लस 2, तो ऊपर 2 आ गया नीचे 3 आ गया, तो 2/3 ओम हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। तो करंट लिख लोगे ना अब आराम से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की करंट क्या आएगी, IP इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट EMF कितना आया है, वो आया है 5/3 का। तो 5/3 ऊपर आ जाएगा मेरे पास, अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल कितना है 2/3। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। तो IP इज इक्वल्स टू, थोड़ा एलसीएम जब लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 3R प्लस 2 और ऊपर कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि दोनों के दोनों करंट सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन पे बात करें तो दोनों के केस में करंट कैसी है, दोनों केस में करंट बराबर है। तो उसने क्या बोला है, सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट पैरेलल के बराबर होनी चाहिए, उस केस में आपको आंसर निकालना है। तो सीरीज में करंट कितना आया है 3/R+3, तो सीरीज के केस में करंट है 3/R+3 और पैरेलल में कितना है 5/3R+2। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 3 3 जा 9, 9R प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5R प्लस 5 3 जा 15। तो 9R और 5R 4R बचेंगे और 56 को वहाँ ले जाके माइनस कर दो तो 9 बचेगा। तो R कितना आ गया, R मेरे पास आ गया 9/4 ओम। थोड़ा सॉल्व करोगे, 4 2 जा 8, पॉइंट ला के 0 उतारोगे, हमारे पास 10, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा 20, 4 5 जा 20। तो R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम का आया 2.25 ओम का आया और आंसर भी शायद से यही आ रहा था, देख लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये एप्लीकेशन सिखा देगा, आपको ये फॉर्मूले याद करा देगा। फिर नहीं तो उससे क्या फ़ायदा कि सब लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन रट लिए, आपको अप्लाई करने नहीं आते। तो एटलीस्ट क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं सो दैट वो डेरिवेशन तुम्हें अप्लाई करने आ जाए तो चीज़ें सॉलिड हो जाएंगी। तो पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो सब चीज़ों को, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। भाई आपको क्या पता, टॉपिक तो CBSE ने दिया हुआ है ऑलरेडी कि हाँ जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है वो हमारा टॉपिक है। अब क्या पता वो उससे डेरिवेशन पूछे, क्या पता उससे न्यूमेरिकल पूछ ले। ऑब्वियसली बात है कि CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स में पहले भी ये क्वेश्चन इशू कर रखा है, तो हमें आने चाहिए सेल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी। काफ़ी बार बच्चों को ये क्वेश्चन स्कूल में छुड़वा दिए जाते हैं कि बस सेल के डेरिवेशन कर लो, क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मार्क्स के पीछे सिर्फ मत भागो। जब तक आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तब आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। 2019 के पेपर में भी एक क्वेश्चन सेल के ऊपर ही आया था, ऐसा दिखाऊंगा आगे, मैं कराऊंगा उसको। तो वो क्वेश्चन बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 95% बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस सेल्स के केस में क्या पढ़ लिया, डेरिवेशंस पढ़ लिए और एप्लीकेशन उसका भूल गए, इसलिए वो क्वेश्चन उनसे हुआ ही नहीं, जबकि वो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन था वो आगे। फिलहाल अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्या है, 4 आइडेंटिकल सेल्स each of EMF 2 volt are joined in parallel providing supply of current to external circuit consisting of 2 15 ohm resistors joined in parallel। हमारे पास 4 सेल हैं 2-2 वोल्ट के, है ना, उनको हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ रखा है, चारों सेल्स को पैरेलल में जोड़ रखा है। और वो सेल क्या कर रहे हैं, 2 एक्सटर्नल रजिस्टर जो 15-15 ओम के हैं वो भी पैरेलल में लगे हुए हैं, उनको सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स एज रीड बाय एन आइडियल वोल्टमीटर इज दिस वन। सेल की टर्मिनल वोल्टेज इतनी है। तो आपसे पूछा गया है हर एक सेल का, ईच वर्ड याद रखना, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। देखो क्वेश्चन का सिस्टम यहाँ पे क्या है, डायग्राम बना देता हूँ, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक सेल मेरे पास ये रहा, ऐसे ऐसे मेरे पास 4 सेल मेरे को लगाने हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 4 सेल मुझे लगाने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से 4 सेल का मेरे पास ग्रुप है, ठीक है। कहीं पे किसी पॉइंट पे कनेक्ट कर लेना इन चारों सेल्स को। इस तरह से ये 4 सेल्स की सप्लाई है मेरे पास, पैरेलल में 4 सेल लगे हुए हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है। सारे के सारे EMF वाले, R इंटरनल रेजिस्टेंस वाले हैं। तो इस तरह से डायग्राम बना के करोगे ना तो बच्चों की तरह सॉल्व होंगे क्वेश्चन सारे के सारे। अब करना क्या है, आपने इससे सप्लाई देनी है, इससे सप्लाई देनी है एक एक्सटर्नल रजिस्टर के सेट को। उसमें भी 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, 15-15 ओम के। क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 15-15 ओम के 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं और इस सेटअप को सप्लाई दी जा रही है इस बैटरी से। तो करंट बैटरी से यानी सेल से चल के ऐसे आ रही होगी और ऐसे वापस जा रही होगी। समझ पा रहे हो ना बात भाई? ये आपके पास एनर्जी का सोर्स हो गया 4 सेल, ये 4 सेल इसको करंट दे रहे हैं इन दोनों सेटअप को, यानी इन दोनों रजिस्टर्स को, ठीक है। आपसे पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी दे दी इसने 1.6 वोल्ट। तो क्वेश्चन के अंदर देखो
अच्छे से कॉन्सेप्ट काम आएगा कौन सा, सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, अगर सेल की पैरेलल ग्रुपिंग होती है और ये आइडेंटिकल सेल्स है, आइडेंटिकल सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। याद करो पैरेलल ग्रुपिंग जब आपको पढ़ाई थी, आपको कहा था कि आपके पास सपोज 10-10 वोल्ट के 50 सेल हैं, आपने सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ईएमएफ तो उनका अभी भी 10 वोल्ट के बराबर ही रहेगा। माने 2-2 वोल्ट के 1000 सेल हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो टोटल ईएमएफ तो 2 ही वोल्ट आएगा ना, एक सिंगल सेल के इक्वल। तो आपको अच्छे से पता है कि ई इक्विवेलेंट अब यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, किसी एक सेल के इक्वल आएगा, यानी कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा सिर्फ। यानी ये चारों के चारों सेल जो ऐसे लगे हुए हैं ये सिर्फ 2 वोल्ट ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, 2 वोल्ट। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है आर की। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, पता तो है ही नहीं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट थोड़ा अलग होता है, कैसे, टोटल नंबर सारे सेम है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास एक सिंगल रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने हैं, 4 हैं। तो पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास इतना हो जाएगा। याद करो, आपको शॉर्टकट नोट में लिखवा रखे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन खोल के देख लेना अपने नोट्स में से। तो टोटल ईएमएफ तो ई के इक्वल ही रहेगा, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टर अपॉन उनकी काउंटिंग। 2 सेल हैं तो 2 से डिवाइड करोगे, 4 सेल हैं तो 4 से डिवाइड करोगे, तो R/4 हो गया। मुझे कुछ नहीं पता तो मैं यहीं छोड़ दूंगा इसको। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल रजिस्टर भी 2 हैं, इनका भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 ओम के हैं, तो 15/2 कितना आ जाएगा, 7.5 ओम आ जाएगा। तो 7.5 ओम मेरे पास हो गया। देखो काफ़ी हद तक सॉल्व होती जा रही हैं चीज़ें। ई इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, आर कैपिटल आर इक्विवेलेंट अपने लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद वी उसने दे रखा है, एंड वी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 1.6 वोल्ट की आपके पास है। अब जब सब कुछ दे दिया, अब क्या बचा, अब तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, एक सेल का, हर एक सेल का निकालना है। अब याद करके बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का बड़ा पावरफुल एक फार्मूला तुम लोगों को बताया था, आपको याद हो तो अच्छे से, कि स्मॉल r इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट ही लिखा जाएगा भाई यहाँ पे, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल ई इक्विवेलेंट अपॉन में v -1 इंटू में कैपिटल R, है ना भाई। ये तो इक्विवेलेंट हो गया ना, क्योंकि आपके पास कई सारी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद आ गया होगा। बस अब तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। तो ये R/4 है। ई इक्विवेलेंट कितना है, 2 वोल्ट का है, ये कितना है, शायद से 1.6 का था, -1 इंटू में आर इक्विवेलेंट कितना है, कैपिटल आर 7.5 ओम का आया था ये। तो ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो R/4 इज इक्वल टू, तो 2 में से 1.6 जाएंगे यहाँ पे, जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.4 अपॉन में 1.6 इंटू में 7.5। ठीक है भाई, इससे ये गायब हो गया हमारे पास, 4 जा 16, 4 आ गया नीचे, उस 4 से 4 उड़ गया, तो R कितना आ गया, R आ गया 7.5 ओम। ठीक है भाई, तो एक सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 7.5 ओम आ गया, आंसर भी मैच कर रहा है। क्वेश्चन करोगे मज़ा आएगा भाई, इन क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे कि हाँ हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल की ग्रुपिंग पढ़ी थी, कितने भी सेल्स होते हैं, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ किसी एक सेल की इक्वल ही आता है, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस काउंटिंग से डिवाइड हो जाता है। तो इसी चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ और आपके आंसर सारे हैं आराम से, सारे के सारे फॉर्मूले आपको सब पढ़ाए हुए, एक एक बात पढ़ाई हुई है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ कि हाँ ये चीज़ हमें नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन अब करा रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है जो आपका वो क्वेश्चन कराएगा जो 2019 में आ रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो बच्चों से नहीं हुआ था। तो ये उसका बेस बना देगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं था, इसके जैसा सा ही था, दिखाऊंगा क्या था, बट ये क्वेश्चन करना उसके लिए ज़रूरी है। क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल सेल वेदर ज्वाइन इन सीरीज और इन पैरेलल। वो कह रहा है 2 सेम टू सेम सेल्स है, चाहे सीरीज में जोड़ लो चाहे पैरेलल में जोड़ लो, गिव द सेम करंट, वो सेम करंट प्रोवाइड कराते हैं when connected to an external resistance of 1 ओम। जब 1 ओम के एक्सटर्नल रजिस्टर से उनको जोड़ा जाता है, 2 सेल हैं सेम टू सेम, मान लो 5-5 वोल्ट के 2 सेल हैं, उन दोनों सेल को सीरीज में जोड़ लो चाहे पैरेलल में जोड़ लो, किससे, 1 ओम के रजिस्टर से। भाई सप्लाई तो दोगे ना किसी एक्सटर्नल सोर्स को, तो 1 ओम के रजिस्टर से उनको अगर जोड़ लो तो कहता है दोनों केस में सेम करंट आती है। तो आपसे पूछा है कि हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब 2 आइडेंटिकल सेल हैं, देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल ईजी है। लेट ईएमएफ जो है एक सेल का, है ना, ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना लेट कर लेते हैं भाई, कॉमन सी चीज़ है ये जो लेट करते हैं ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लेट कर लेते हैं एक सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, पूरा लिख लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ ईच सेल, इसको मैंने स्मॉल r लेट कर लिया। 2 बातें मेरी हो गई। अब बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन की।
एक बार सीरीज लेके चलना पड़ेगा, एक बार पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूँ, दो सेल है, काउंटिंग ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेरा ई इक्विवेलेंट आएगा दो सेल का कितना आ जाएगा, ई प्लस ई यानी 2e आ जाएगा, और जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, वो भी 2r आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? इससे फ़र्क क्या होगा, अच्छा आर एक्सटर्नल कितना है, वो तो 1 ओम का ही है, आर तो आपके पास एक ही रजिस्टर है ना 1 ओम का। कभी कभार क्या होता है ये भी 2-3 हो जाते हैं। अभी जैसे पहला क्वेश्चन अभी करा था पीछे कि 15-15 ओम के 2 लगा दिए थे उसने, तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो एक बार। तो 1 ओम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो हमारे पास आई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई मतलब ई इक्विवेलेंट तो सर 2e के बराबर है, अपॉन में आर इक्विवेलेंट 2r के बराबर है, प्लस एक्सटर्नल रजिस्टर भी तो आएगा ना, ये बात तो अच्छे से जानते हो भाई। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रजिस्टर आता है। नीचे टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इंटरनल भी लिखोगे और एक्सटर्नल भी लिखोगे। इंटरनल तो तुमने लिख लिया 2r का है, एक्सटर्नल कितना था 1 ओम का है, तो ये सीरीज की करंट हो गई आपके पास, बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसे ही पैरेलल में निकाल लो। अब देखो इसमें ना पैरेलल या सीरीज कुछ भी हो, आपके सेल के कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट काम आएंगे हमेशा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल आता है, एक सेल के बराबर ही आता है, कितने भी लगाते रहो तुम। इसके अलावा आइडेंटिकल के केस में होता है, ऐसा ध्यान रखना, नहीं तो आइडेंटिकल नहीं है तो 2 सेल का फार्मूला भी था, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, याद है ना। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन में काउंटिंग, काउंटिंग तो सर 2 है इनकी, तो R/2, ठीक है। अब इससे निकालोगे तो हमारे पास पैरेलल की जो करंट आएगी कितनी आएगी, ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट R/2 है, प्लस 1 ओम का एक्सटर्नल रजिस्टर है, तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो IP इज इक्वल्स टू 2e अपॉन R+2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सेम करंट मिलनी चाहिए दोनों केस में, तो भैया दोनों को इक्वलाइज कर लो, दोनों वाले वैल्यूज़ को। तो नाउ अब क्या करोगे, IP IS दोनों निकाल दिया, तो IS इज इक्वल्स टू IP सीरीज वाली करंट पैरेलल के बराबर हो गई। सीरीज वाली करंट कितनी है, इतनी है 2e अपॉन 2r+1 इक्वल टू पैरेलल वाली कितनी है 2e अपॉन R+2, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 को थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, 2r+2, ठीक है, ये है, ये R+2 नीचे हो गई वैल्यू। तो मैंने ये पैरेलल वाली वैल्यू यहाँ लिखी, सीरीज वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। थोड़ा सॉल्व करके देखा तो 2e से 2e गायब हो गया, नीचे क्या बचा 2r+1 इज इक्वल टू R+2। उसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो भाई 2r में से r जाएगा, r बचेगा, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो r 1 ओम आया इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ भी नहीं करा, वही पुरानी वाली कहानी चला रखी थी हम लोगों ने, दोनों करंट बराबर कर दी। सीरीज पैरेलल में हम लोगों को अच्छे से आता है कि कैसे हम टोटल ईएमएफ निकालते हैं, कैसे हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सीखने के बाद अब करते हैं, ये वो क्वेश्चन था 2019 में आया हुआ, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के आए थे। थोड़ा लैंग्वेज पता नहीं क्या दिक्कत थी, आई डोंट नो, बट ये करके नहीं आए थे, मतलब सेल पूरा पढ़ा दिया, सेल से कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन आया, इसको आप करके नहीं आए। फ़ायदा क्या हुआ पढ़ने का उस चीज़ का। देखो कैसे था, फाइंड द कंडीशन फॉर द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू रिमेन द सेम। आपसे पूछा एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करो जिससे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो है करंट सेम रहे, वेदर द गिवन एन आइडेंटिकल सेल, जब n आइडेंटिकल सेल को आप कनेक्ट करो, चाहे सीरीज में चाहे पैरेलल में, मतलब n आइडेंटिकल सेल्स हैं, चाहे सीरीज में कनेक्ट करो चाहे पैरेलल में कनेक्ट करो, तो एक्सटर्नल रजिस्टर जो भी लोगे R ओम का है जो भी, उसमें सेम करंट जानी चाहिए दोनों केसेस में। तो आपको बताना है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा। कुछ यहाँ पे अलग से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, ये सब पंगा नहीं पूछा गया है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पूछी गई है। इसमें बच्चे मतलब कंफ्यूज हो गए थे कैसे करना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है ना। आपने क्या करना है, वही क्या करना है, सेम टू सेम। आइडेंटिकल सेल है तो लेट ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, एक सेल का ईएमएफ आप लोगों ने क्या लेट कर लिया, ई लेट कर लिया। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेट करना पड़ेगा, बिना उसके तो काम चलेगा ही नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, है ना, ऐसे लिख लेना अपना पूरा लिख के, वो कितना है स्मॉल r। और एक्सटर्नल रेजिस्टर मैंने कितना मान लिया कि जो सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा वो हम लोगों ने लेट कर लिया, एक ही लगता है ना भाई, ये तो जनरली जब तक उसने ना बोला हो, कैपिटल R। अब बात करते हैं सीरीज और पैरेलल में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितने सेल हैं, n आइडेंटिकल सेल हैं, फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर n आइडेंटिकल सेल्स की। तो n आइडेंटिकल सेल्स अगर मेरे पास होंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, नोट बना के लिखवाए हुए थे पॉइंट आपको अच्छे से, n टाइम्स ऑफ e आएगा। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट n टाइम्स ऑफ R आएगा। और कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो R है ही हमारे पास कैपिटल में, तो IS सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट कितनी हो जाएगी, NE टोटल EMF
अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई पहली इक्वेशन मेरे पास। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन नाउ। अब इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन चलाऊंगा, अब चलाऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन पैरेलल कितने सेल्स के लिए, फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स। मैंने अगेन बोला था राइटिंग पे मत जाना भाई, कंटेंट देखना चाहो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, राइटिंग पे इतना गौर ना करिए। तो एन आइडेंटिकल सेल्स, इसके लिए क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके, ई के इक्वल ही होगा ना। आप आइडेंटिकल सेल लगा रहे हो, 50 लगा लो, 1000 लगा लो, 1,00,000 लगा लो, टोटल ईएमएफ तो एक सेल के बराबर ही मिलेगा। जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या होता है, यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इस केस में हमारे पास टोटल अगर आपके पास एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो काउंटिंग से डिवाइड कर देते हैं, यानी आर बाय एन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे निकालूंगा पैरेलल की करंट, तो आई पी कितनी आएगी, टोटल ईएमएफ तो ई है, अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना है, आर बाय एन है, प्लस एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल आर है। थोड़ा सा सॉल्व किया गया इस चीज़ को, क्या आ गया, एन एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा एन ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस एन इनटू कैपिटल आर। समझ में आ रही है बात। तो ये मेरे पास पैरेलल वाली करंट हो गई। तो सीरीज वाली करंट लिख ली हम लोगों ने, पैरेलल वाली करंट लिख ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चाहे वो आप एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ, सेम करंट जानी चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग आईपी और आईएस को क्या कर दूंगा, इक्वलाइज कर दूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई विल राइट दैट कि सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट पैरेलल वाले की इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, दोनों को इक्वलाइज कर लो। यहाँ पे कितना है, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, तो यहाँ पे है एन ई अपॉन एन स्मॉल आर है, प्लस में कैपिटल आर है, थोड़ा ध्यान से लिखना। तो एन में स्मॉल आर है फिर कैपिटल आर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, यहाँ उल्टा है। तो यहाँ पे है एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, इस तरह की सिचुएशन है। भाई ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है, बाकी दोनों इक्वलाइज हो गए। इक्वलाइज हो गए, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, तो एन आर प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस एन आर। ठीक है बच्चों, ये बचा है हमारे पास। थोड़ा सा अगर सॉल्व करें इस चीज़ को, तो यहाँ पे इसको और इसको इधर ले आओ, तो एन माइनस वन इंटू आर, और वहाँ पे आर वाले को उधर ले जाओ, एन माइनस वन इंटू आर। इससे ये कट गया, तो हुआ क्या, आर इज इक्वल टू आर आ गया। यानी कि इसका मतलब वो कंडीशन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी वो क्या आ गई, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक है, क्या लिखोगे, सो इंटरनल रजिस्टर कंडीशन जो थी, रिक्वायर्ड कंडीशन, सो रिक्वायर्ड कंडीशन है ना, ऐसे लिख दोगे। सो रिक्वायर्ड कंडीशन वुड बी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, टोटल नहीं है बच्चों, ये एक सेल का है, ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लिया है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर उतना ही होगा, तो उन सेल्स को आप सीरीज में लगा लो चाहे पैरेलल में लगा लो, उतनी ही करंट फ्लो होगी दोनों केसेस में। दिस वाज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस वाज द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, और इसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट छोड़ के आए थे। क्यों, क्योंकि सेल के क्वेश्चन की कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, इस वजह से। तो 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, इस तरह से इसको हैंडल किया जाना था। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये ग्राफ दे रखा है, वीआई ग्राफ, आप अच्छे से जानते हो, सेल का ये ग्राफ हमने बनाया भी था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स इन सीरीज, ध्यान से पढ़ लेना। ये 3 सेल जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उनका कंबाइंड ग्राफ है। ठीक है, आपसे पूछा है एक एक हर एक सेल का ईएमएफ निकालो। अब हर एक सेल का ईएमएफ मैं कैसे निकालूंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब इस करंट की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे, यानी इस आई की वैल्यू जब 0 होती है, तब जो ये यहाँ पे ये वैल्यू है ये ईएमएफ के इक्वल होती है। भाई आपको इक्वेशन पता है ना, जब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करूँगा हम लोगों को एक इक्वेशन बहुत अच्छे से पता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल वाले केस में। वी नो दैट, क्या इक्वेशन हम लोगों को पता है कि V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, अगर मैं I की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो V किसके इक्वल हो जाता है, E के इक्वल हो जाएगा, यानी टर्मिनल वोल्टेज वाली एक्सिस पे आपको EMF मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। तो यहाँ पर I की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी तो V E के इक्वल हो गया, यानी कि जब I की वैल्यू 0 का मतलब क्या, इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इस पॉइंट पे कितना V है, 6 वोल्ट है। देयरफॉर E इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। समझिए बात। अब ये टोटल आया है क्योंकि ये ग्राफ 3 सेल का था, सीरीज में टोटल EMF है 3 सेल का E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 3E के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 6। तो E कितना आ गया,
2 वोल्ट का आ गया। तो एक सेल का ईएमएफ कितना आया, 2 वोल्ट आया। समझ रहे हो ना भाई, ये टोटल ईएमएफ आया है 6 वोल्ट 3 सेल का। अब 3 सेल को सीरीज में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, 3E के इक्वल होगा ना। तो मैंने ई इक्विवेलेंट को 3E से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आई, 2 वोल्ट आ गई। तो एक सेल का ईएमएफ आ गया आराम से। तो ग्राफ्स को पढ़ के इक्वेशन निकाल ली कि जब आई की वैल्यू सर 0 होगी ना, जो यहाँ पे दिखेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यही मेरा ईएमएफ होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये एक सिंगल सेल का ईएमएफ दे रखा है या 3 या 4 या 5 सेल का है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 सेल सीरीज में थे तो उसका ग्राफ था। तो ये टोटल ईएमएफ 6 वोल्ट 3 सेल का है, तो एक का कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, फॉर वॉट करंट आई की किस वैल्यू के लिए विल द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बी मैक्सिमम। पावर डिसिपेशन सर्किट में मैक्सिमम होगा आई की किस वैल्यू के लिए। अब पावर मैक्सिमम कब होगी मुझे ज़रा बताओ, करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी फॉर पावर डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब पावर का किसी चीज़ से बाहर रिलीज होना। डिसिपेशन, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, इसके लिए क्या होना चाहिए, आई शुड बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होनी चाहिए। और याद करो करंट मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, दैट इज टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, शायद मुझे याद है कंडीशन। तो ये हमारे पास ये कंडीशन हम लोगों ने यूज़ की थी, सेल के केस में हर जगह अप्लाई हो जाएगी वाली कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस में निकालूंगा कैसे सर, मेरे को पता नहीं है। तो आप क्या इस ग्राफ को पढ़ के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि भाई जब तक वो नहीं निकालोगे यहाँ रख नहीं सकते, आपका एक्सटर्नल भी आपको पता नहीं लगेगा। एक्सटर्नल तो मान लिया आर है, आर टोटल इंटरनल के इक्वल आएगा ना, यानी आर आर इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। तो कितना आएगा वो तो निकालना पड़ेगा ना तुम लोगों को, कितने ओम आएगा, तो उसको निकालने चलते हैं ज़रा। इस ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, ग्राफ ये कह रहा है कि जब करंट, ऐसे यहाँ पे तो कुछ निकाल नहीं पाऊंगा, जब करंट 1 एम्पियर की है, ये वाली वैल्यू देखो, जब करंट 1 एम्पियर की है तो टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट का है। पूरे सर्किट के ग्राफ की बात कर रहे हो, तो जब पूरे सर्किट में करंट 1 एम्पियर की है तो पूरे सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट का है। तो वो कैसे निकालोगे, साइड में निकालता हूँ। तो मेरे पास क्या है, V इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, सब कुछ इक्विवेलेंट ही तो आएगा ना। तो V कितना है, V मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट का है जब 1 एम्पियर की करंट जा रही है। तो ये 3 वोल्ट का है कब, जब 1 एम्पियर की करंट जा रही है। और ये तो मैं पहले निकाल चुका था, टोटल 6 वोल्ट आया था माइनस 1 एम्पियर की जब करंट जा रही है। देख लो, मैंने आई की वैल्यू फिल कर दी और मैंने वी की वैल्यू फिल कर दी। ई तो आप पहले निकाल चुके हो। इसको सॉल्व करके क्या तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, कई बार ये होता है क्वेश्चन में, कई बार सेकंड पार्ट में वो कुछ और नहीं पूछ लेगा, आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेगा हर एक सेल का। तो आर इक्विवेलेंट सपोज 3 ओम आया, तो एक सेल का कितना होगा, 1 ओम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ पूछे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपसे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये कितना आ गया यहाँ से, भाई इसको उठा के इधर लिया और 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा, तो आई थिंक 3 ओम आया। तो यहाँ से मेरा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने ओम का आ गया, 3 ओम का आ गया। अगर एक सेल का पूछा होता तो ये 1 ओम हो जाता, खैर वो नहीं पूछा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया, इसको मैं अब यहाँ रख दूंगा। तो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 3 ओम का हो गया। अब सर ये निकाल के करा क्या, आपसे तो पावर डिसिपेशन पूछा था कि फॉर व्हाट करंट आई विल द पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। तो भाई मैंने निकाल तो दिया कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल के इक्वल होगा तब ऐसा होगा। तो मेरे को एक्सटर्नल भी पता लग गया, इंटरनल भी पता लग गया। अब तो करंट निकाल लो। सो करंट क्या आएगी, करंट आएगी टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन टोटल एक्सटर्नल रजिस्टर अपॉन में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऊपर कितनी वैल्यू है, 6 वोल्ट की थी, अपॉन में कैपिटल आर कितना है, 3 ओम का है, आर इक्विवेलेंट कितना है, 3 ओम का है। तो कितनी करंट आएगी, 1 एम्पियर की करंट आएगी। दिस इज वाज हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अक्सर ये सेकंड वाले पार्ट में से जानबूझ के फंसा दिया तुम्हें, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम बोल दिया। तो ये पता होना चाहिए पावर डिसिपेशन भाई P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज कर दोगे तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम हो जाएगा। उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर कर दिया। यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पे आके अटक गए, इसको मैंने ऐसे निकलवा दिया तुमसे, यहाँ पे लाके वैल्यू रख दी। अब करंट निकालनी है, बच्चों का खेल है, अब तो निकालना, समझे ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सही से इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। अब एक और क्वेश्चन, पुराना तो पढ़ा देता हूँ, वैसे करा चुका हूँ।
प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी बात कर रहा है, वी की बात कर रहा है, अक्रॉस ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो एक सेल का ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का किससे, करंट से ड्रॉ करना है। तो ये नहीं वी आई ग्राफ की बात कर रहा है, एक सेल के वी आई ग्राफ की, है ना। और फिर क्या पूछा है, यूजिंग दिस ग्राफ हाउ डज वन डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पूछा है कि जब ये ग्राफ बन भी गया तो उस ग्राफ का यूज करके कैसे कोई बंदा सेल का ईएमएफ बताएगा। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, करा चुका हूं, पहले दिखा देता हूं दोबारा से। जब ग्राफ बनवाए थे आपको अच्छे से समझाया था, ग्राफ वी और आई के बीच में इक्वेशन लिखी थी, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखा था, फिर ऐसे बॉक्स बना के हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्लॉट करा था, ऐसे बॉक्स बनाया था, फिर एक ग्राफ बन गया था। तो ये सब कहानी तो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। अब पूछा है कि इस ग्राफ का यूज़ करके कैसे निकालोगे तुम ईएमएफ। अब ज़रा मुझे बताओ, तो दिमाग तो लगाओ। जब करंट की वैल्यू जीरो होगी, देख लो इस जगह पे ओरिजिन पे, जब करंट की वैल्यू जीरो होगी तो उस जगह पे वी की क्या वैल्यू आएगी, ई के इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। क्या करेंगे, फ्रॉम द ग्राफ, अभी भी तो क्वेश्चन भी करा है, फ्रॉम द ग्राफ व्हेन i इज इक्वल टू ज़ीरो, जब i की वैल्यू ज़ीरो होती है, देन उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा v वाली एक्सिस पे जो लिखा होता है वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। ठीक है, सो वी कैन ईजिली डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेल, डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है ना, देखो ग्राफ का यूज करके आराम से निकाल लिया। भाई ग्राफ पे आई की वैल्यू जीरो जहाँ पे है, यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाके पढ़ लो, तो जो ये मिलेगा ये आपका क्या होगा, ये आपका टोटल सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है भाई, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि हाँ ऐसे आंसर करोगे, ग्राफ प्लॉट करने का पूरा तरीका, उसके बाद आप ऐसे इस चीज़ को बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब थोड़े से आगे की तरफ चलते हैं। अब ये मिक्स सेल की कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको मिक्स ग्रुपिंग पढ़ाई थी। अब मिक्स ग्रुपिंग पे क्वेश्चन कैसे पूछा है, उसने बोला है 12 सेल्स है मेरे पास टोटल, हर एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का है। इनको अरेंज किया है इस तरह से, एम तो रोज़ बनाई है, मतलब एक रो 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी रोज़ हैं, एम रोज़ हैं, और एक रो में एन सेल्स हैं, यानी ऐसे करूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक रो में काउंट करूँगा तो एन सेल्स हैं। इनको इस तरह से उसने ज्वाइन कर दिया है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एन और एम, आपको बताना है ये कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। एन और एम का मतलब ये तो हुआ, फॉर विच कंडीशन है, फॉर विच दिस कॉम्बिनेशन वुड सेंड मैक्सिमम करंट थ्रू द एक्सटर्नल रजिस्टर, जिस वजह से ऐसी वैल्यू निकालनी है एन और एम की कि जिस वजह से ये सर्किट एक्सटर्नल वाले रजिस्टर में मैक्सिमम करंट भेज सके। तो फिर से वही बात आ गई है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है। मैक्सिमम करंट कब जाती है, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल के इक्वल होता है। ये बात तो समझा दी थी ना। अब देखो सबसे पहले 12 सेल्स हैं, 12 सेल्स एम रोज और एक रो में एन सेल्स, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, m इंटू एन की वैल्यू मिक्स कॉम्बिनेशन में समझाई थी, m इंटू एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स होता है। देखो ऐसे लिख लेना इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 सेल्स हैं। दैट मीन्स m इंटू एन की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 12 वैल्यू आ गई। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। फायदा क्या हुआ, एक भी वैल्यू ला के मेरे को दे दो m की या n की, तो मेरे को दूसरी वैल्यू पता लग जाएगी आराम से। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक इक्वेशन बनाई। अब क्या करूँगा, मैक्सिमम करंट चाहिए मुझे, तो फॉर आई मैक्सिमम, मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके लिए एक्सटर्नल वाला टोटल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरनल छोटे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इक्वल होना चाहिए। अब ये है बच्चों मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम का नज़र आ रहा है, 1.5 ओम का नज़र आ रहा है, अकेला ही बैठा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, अच्छे से याद करो, मिक्स कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ करता था, आपको याद है अच्छे से, कुछ नहीं याद है, वो आपकी वैल्यू जो मिक्स कॉम्बिनेशन के इंटरनल रेजिस्टेंस की आई थी, दैट वाज व्हाट, देखो याद करो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसे ऐसे कितने हैं मेरे पास, एन सेल्स हैं, तो एन आर हो जाएगा। ध्यान रखना एक ब्रांच में ना एन सेल्स हैं, एन सेल्स हैं इस तरह से, तो एन और एम में गड़बड़ मत करना, एन सेल्स हैं ऐसे ऐसे करके। तो अगर एक का आर है तो सीरीज में ऐसे ऐसे एन सेल्स लगाओगे तो कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो इस ब्रांच का भी एन आर, अगले वाली ब्रांच का भी एन आर, अगले वाली ब्रांच का भी एन आर, ऐसे करते करते कब तक पढ़ोगे, एम नंबर तक काउंट करोगे, तो एम से डिवाइड कर देंगे। याद है ना, अच्छे से समझाया था पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। किसी को डाउट हो तो भैया पहले पुराने वाला जो पिछले वाला लेक्चर है उसको जाकर देख लेना, सीरीज पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ लेना, तो तुम्हें कभी गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे। तो ये एन आर अपॉन एम की वैल्यू हो गई।
तो 1.5 इज इक्वल टू, ना तो n पता, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है एक सेल का कितना है 0.5 ओम, तो 0.5 वैल्यू पता है, ठीक है भाई, अपॉन में m रखा मैंने। अब 0.5 से ये 3 बार कट गया, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3m। जैसे ही n की वैल्यू 3m आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ पे n की जो वैल्यू निकाली है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो उसको जब यहाँ पे पुट करोगे, तो जब n की वैल्यू 3m यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके इधर लिख लो, देखो ऊपर वाली साइड पे, तो m तो एज इट इज़, n की जगह पे क्या लिखा, n की जगह पे 3m लिखा, तो ये 3m लिखा गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है 12 चल रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, m कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, तो m आ जाएगा 2, तो m की वैल्यू 2 आ गई। m की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई, 2 को यहाँ पे रख दो, n कितना आ गया 6 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल एक सिंगल रो के अंदर 6 सेल्स होने चाहिए, और ऐसी ऐसी कितनी रोज होनी चाहिए 2, तो यानी 6 सेल एक रो में लगाओ और 6 सेल दूसरी रो में लगाओ और दोनों रो को कनेक्ट कर दो, हो जाएंगे 12 सेल, ठीक है ना। तो आराम से हमने m और n निकाल लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ए बैटरी ऑफ 24 सेल्स, हो गया ना 24, तो किसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एकदम मिलते ही तो सबसे पहला काम वही करोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास हैं 24, मतलब m इंटू एन की वैल्यू हो गई 24, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज टू बी कनेक्टेड इन ऑर्डर टू सेंड द मैक्सिमम करंट, ऐसे जोड़ना है कि मैक्सिमम करंट जाए 12 ओम के एक्सटर्नल रजिस्टर में। तो पूछा है आपसे कैसे इनको कनेक्ट करना है, बाकी बात बाद में। तो हमने मान लिया कि इनको m, हम पर्टिकुलर एक सेल जो हम बनाएंगे उसमें एक पर्टिकुलर रो में n नंबर ऑफ सेल्स रखेंगे और ऐसी ऐसी m रोज बनाएंगे, भाई एक रो में n सेल्स स्मॉल n और ऐसी ऐसी m नंबर ऑफ रोज हम बनाएंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम करंट आई मैक्स, भाई पहले तो बताना पड़ेगा ना कितने सीरीज में कितने पैरेलल में, आई मैक्स, इसके लिए टोटल आर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल कितने ओम का है, 12 ओम का है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल कितने का होगा, एन आर बाय एम, ये कल समझाया था आप लोगों को। 12 इज इक्वल टू एन आर, आर कितना है स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का 2 ओम का है, अपॉन में एम, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ से सॉल्व किया आप लोगों ने, m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू नहीं सॉरी n की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 6m, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, तो इक्वेशन 1 से अगर बात करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन 1 में m को एज इट इज़ n की जगह पे 6m रखा, इक्वल टू में 24, 6 4 जा 24, तो m स्क्वायर यानी m कितना आ गया 2 आ गया, तो m 2 आ गया, देयरफॉर n वापस निकाल लोगे, m को यहाँ पे रख दोगे, तो हमारे पास n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही पुराने वाले क्वेश्चन जैसा कि वी विल यूज 2 रोज हैविंग 12 सेल्स इन ईच रो, तो 12 सेल्स बनाएंगे एक रो में। देखो पहला आंसर मैच कर गया ना, इसको लिखना पड़ेगा आपको रिटर्न में कि वी विल मेक 2 रोज हैविंग 12 सेल्स इन ईच रो, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, डन। इसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द करंट इन ईच सेल, हर एक सेल में करंट पूछिए कितनी होगी, तो आपको भैया करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो आराम से निकाल लोगे, अगर आपको करंट पता लग जाए तो आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट इन ईच सेल। अब देखो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, हमारे पास इस तरह से, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूँ, इस तरह से एक सेल होगा, है ना, इसके बाद इस तरह से अगला सेल होगा, ऐसे करते करते फिर नेक्स्ट सेल होगा, ऐसे करते करते कितने होंगे, एक सेल रो में 12 सेल्स होंगे, 12 सेल्स ऐसे लगाए होंगे, 12 सेल्स एक और ऊपर वाली रो में लगा लेते हैं, समझते हैं ना मेरी बात बहुत अच्छे से। तो पहले एक बार डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ऐसे करते करते 12 सेल्स हमने यहाँ पे लगा लिए, ठीक है बच्चों। अब ये दो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसे बना होगा, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जो कितने ओम का था, वो भी शायद 12 ओम का था, अभी देख लेते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे पास सबका EMF सेम है, इन्हें लिखने की खैर रिक्वायरमेंट नहीं है अब हम लोगों को, सबका EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सेम है, इस तरह से सबको ज्वाइन किया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, करंट की वैल्यू पूछी है, हर एक सेल में कितनी जाएगी। भाई मान लो कि I अमाउंट की टोटल करंट यहाँ से चली होगी, है ना, सेल से चली होगी,
I1 यहाँ से चली होगी, सपोज करो I1 यहाँ से चली होगी, तो यहाँ पे से कितनी हो गई होगी टोटल I अमाउंट की करंट हो गई होगी जो इसके अंदर से पास होके जाएगी एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर से। बट सोचो ना ज़रा, देखो दोनों की दोनों ब्रांच बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों की दोनों ब्रांच बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी जितनी करंट ऊपर वाली ब्रांच से आएगी उतनी ही करंट नीचे वाली ब्रांच से आएगी। मतलब कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होने वाली हैं, सेम वाली होंगी। तो चाहे तो आपके पास I1 की वैल्यू निकलवा लो, चाहे तो आपके पास I2 की वैल्यू निकलवा लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप बड़े आराम से निकाल लोगे। तो सर बात ये आती है निकालेंगे कैसे, केवीएल कब काम आएगा आपका, करंट निकालने में क्या दिक्कत है, अब केवीएल लगा डालो। केवीएल कैसे लगाएंगे, देखो भाई क्या दिक्कत वाली बात है, ऊपर वाला जो लूप है मैं ना इसको नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मैंने क्या लिखा, ए लिख दिया। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बी, इस पॉइंट का नाम लिख दिया सी, इस पॉइंट का नाम लिख दिया डी, है ना, और इधर वाले पॉइंट का नाम लिख दिया ई। तो मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा, किसमें, इन लूप ए बी सी डी ई ए, ठीक है, इस लूप में केवीएल लगा दो, हो जाएगा काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसमें से I1 I2 बराबर, मान लो ये I करंट है भाई, ये भी I करंट है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 2I हो जाएगी ना, ऐसे कर लो ज़्यादा आसान पड़ेगा। बस केवीएल लगा डालो, हो गया काम। प्लस माइनस कैसे लिखोगे, प्लस माइनस लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट है ना हमारे पास, इस डायरेक्शन से चलती हुई आ रही है, तो ये पहला प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे करते रहेंगे, ठीक है भाई। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोगों ने इस चीज़ का रिप्लेसमेंट भी अगर किया हुआ है, अगर रिप्लेसमेंट भी करना है इस चीज़ का, थोड़ा छोटा सा कट बनाना है हम लोगों को बार बार करते हुए, तो क्या बना लेंगे, ऊपर वाली साइड से एक हमारे पास वैल्यू आएगी, नीचे वाली साइड से एक वैल्यू आएगी मेरे पास, ताकि मुझे बार बार बड़ा केबल ना लगाना पड़े 12-12 सेल्स में, और नीचे हमारे पास ऐसे 12 ओम आएगा। ऊपर वालों का टोटल ईएमएफ कितना आएगा, 12E के बराबर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 12R के बराबर, समझते हो ना बात, ऐसी 12E और ये क्या आएगा 12R के बराबर। अब लगा लो केवीएल घुमा के, तो लूप देखो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं क्या करूँगा, इसको आराम से सॉल्व करूँगा ताकि मुझे बार बार ना लगाना पड़े। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जब चलना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस, तो माइनस का 12R इंटू आई, समझ रहे हो ना बात भाई। रेजिस्टेंस में करंट की मल्टीप्लाई करते हो नहीं करते हो, नहीं तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे हर बार ये करते माइनस आर इंटू आई, माइनस आर इंटू आई, माइनस आर इंटू 12 बार करते ना, आता तो तब भी यही वाली वैल्यू, तो मैंने इसको यहाँ पे ऊपर ना लगा के ऐसे लगा के देख लिया। प्लस फिर क्या करते हर बार प्लस ई प्लस ई प्लस ई, हर बार ये करते, तो बेटर क्या है आप प्लस का 12E लिख लो ना एक बारी में, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आओ, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ भी प्लस माइनस ऐसे मिलेगा तुम लोगों को, तो माइनस का 12 इंटू कितना, करंट कितनी है 2I इक्वल टू 0। बस इसे सॉल्व कर लो आराम से। अब क्या दिक्कत है, अब तुम्हारे पास माइनस का 12 इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितने ओम का है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम का है और 1.5 वोल्ट की ईएमएफ है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ठीक है भैया, इंटू आई, और 1.5 वोल्ट की ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 12 टू जा 24I इज इक्वल टू 0, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 12 टू जा 24, तो ये बन गया माइनस का 48I इज इक्वल टू, अब 12 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो 18 आ जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I विल बी इक्वल टू 18/8, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, ठीक है, 3/8 एम्पियर की मेरे पास करंट आ गई। तो I की वैल्यू जो एक पर्टिकुलर ब्रांच में यानी हर एक सेल में फ्लो हो रही है 3/8 आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 से सॉल्व करो 3 को, मतलब डिवाइड कर लीजिए तो 8 3 जा 24, 0.3 समथिंग आएगा। अब देख लीजिए 0.3 समथिंग बिल्कुल मैच वैल्यू है। ध्यान रखना सर्किट ऐसा था ताकि मैं लगा पाऊँ इसमें केवीएल, मुझे बार बार ये ऐसा ना लिखना पड़े कि भाई बार बार लिखते ना माइनस का R इंटू आई, माइनस का R इंटू 12 बार लिखना पड़ता, तो ऐसे लिख लो ना एक ही बार छोटा करके इसको, आपको 12 बार प्लस ई प्लस ई प्लस ई लिखना पड़ता, तो ऐसे लिख लिया। बाकी घूम क्या है, माइनस का 12 इंटू 2I करंट है ये मेरे पास, खत्म भाई, I और I 2I हो जाएगा ना। अब यहाँ से करंट भी आ गई, करंट आते ही अब क्या पूछ लिया उसने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रजिस्टर, तो जो एक्सटर्नल रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, डिस्चार्जिंग का केस है। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, घबराना नहीं है, क्वेश्चन में आराम से करो, सॉल्व होंगे सारे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर, तो एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे उस चीज़ को, तो सर हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। भाई ये भी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, ये भी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, आपका V आ जाएगा। V इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया था हमारे पास दोनों सेल का, निकाला था क्या ना? ओ हमने लोगों ने तो दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं निकाला। क्या दिक्कत है इसमें, कोई इशू थोड़ी ना है। इस ब्रांच का कितना आएगा 12E आएगा, इस ब्रांच का कितना आएगा 12E आएगा, पैरेलल में कनेक्ट है तो अब भी तो 12E रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 12E के बराबर होगा, कोई इशू नहीं है। माइनस करंट अभी निकाली है, कितनी आई थी करंट, 3/8 एम्पियर की करंट आई है सर्किट के अंदर टोटल ना। एक मिनट को 3/8 की एक मिनट को कुछ गड़बड़ है, नहीं भाई 12 ओम के रजिस्टर में निकालनी है तो इसके अंदर तो 2I करंट गई थी, तो आई हमारे पास 2I थी, तो ये I की जगह क्या लिखोगे, ये 2I लिख लेना, ठीक है। 2I करंट थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे, तो 2 बाहर आ जाएगा, गलती हो जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस निकाल रहे हो। इनटू आर इक्विवेलेंट, सर आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल दें, अरे वो भी बड़ा आसान है। आर इक्विवेलेंट देखो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल के बराबर था, तो यानी आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के, यानी 12 हो गया, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है भाई। बस तो अब 4 से डिवाइड कर लो, 2 से 4 टाइम्स ये कट गया, 4 से 3 टाइम्स ये कट गया, तो V इज इक्वल टू 12 इंटू 1.5 वोल्ट आपके पास एक सेल का EMF था, माइनस में हमारे पास कितना हुआ 3 3 जा 9, तो 18 ये बन जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 9 वोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई, सेल्स की काउंटिंग निकालने में तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आपको कहाँ पे आती है कि एक सेल से आपको करंट निकालनी है हर एक सेल से और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए आपको इतना कुछ अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करके देखिएगा, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैंने करा दिया तुम लोगों को क्वेश्चन, तुम लोग भी आराम से कर लोगे। यहाँ पे मिस्टेकन पॉइंट क्या होता है, करंट का। अब करंट देखो ना आपके रजिस्टर में कितनी जा रही है, 2I जा रही है, तो I मत ले लेना भाई, 2I करंट जा रही है इसलिए 2I रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग्स में सॉल्व करके 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। अब एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क से करोगे, वही ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। एक ये वाला क्वेश्चन करोगे, आपसे पूछ लिया इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना है। इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन करोगे, आपसे अरेंजमेंट पूछ लिया कि कितने कितने सेल लगाऊं सो दैट करंट मैक्सिमम हो जाए, और उस करंट की वैल्यू भी पूछ रखी है। तो अच्छे से आपके पास टोटल ये 3 क्वेश्चंस हो गए जिनको आप करोगे, और अब जाके हमारा सेल की पूरी कहानी है दी एंड हो गई है। सब कुछ मैंने तुम्हें सेल का बहुत अच्छे से समझा दिया, स्टिल कहीं पे कोई डाउट होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है भाई। चलो।